Greetings of the day. Today I am going to reach to you with some special rules of English grammar that I have given name Super 10. These are very important for the competitive purposes. Yesterday also I gave you some of the questions, perhaps it was not complete, and today I am giving you some more very important and you are supposed to note them down and bring them into practice. So पहला हमारा है ग्रामर सुपर 10 में कुछ सेंटेंसेस सिंगुलर प्लूरल कैसे बनते हैं, उनके साथ क्या लगने से क्या हो जाता है। तो ऐसा ही पहला सेंटेंस है व्हेन ए सिंगुलर नाउन एंड ए प्लूरल नाउन आर जॉइंड टुगेदर। सेंटेंसेस को हम जोड़ते हैं, या एक सिंगुलर नाउन है दूसरा प्लूरल नाउन है, दोनों को जोड़ा तो आम आदमी समझता है कि प्लूरल बन गया, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। देखो अब रूल क्या है, कहीं तो प्लूरल आता है कहीं सिंगुलर ही आता है, तो यही चीज आपको समझनी है। तो क्या समझना है इसमें, इसके लिए कुछ ऐसे रूल्स हैं जैसे और नॉर। अगर हम ये देखें कि जुड़ किससे रहा है, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन को जोड़ किससे रहे हैं, अगर और या नॉर से जोड़ते हैं तो क्या होगा। तो देखिए इसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला है, एस और नॉर पी इज इक्वल टू पी। एस और नॉर पी बराबर पी, एस और नॉर पी इज इक्वल टू पी, एस और नॉर पी इज इक्वल टू पी। ऐसे आपको प्रैक्टिस करने हैं, जब मुंह पे आ जाएगा फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी, अपने आप ही देखते पता लग जाएगा। एस और क्या कहा मैंने, एस और नॉर पी इज इक्वल टू पी। इसका मतलब यह है अगर सिंगुलर नाउन है इसको और या नॉर से जोड़ा और उसके बाद प्लूरल नाउन है तो प्लूरल ही नाउन आएगा, प्रोनाउन प्लूरल ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ईदर द इंजीनियर और द मैकेनिक्स फेड इन हिज देयर ड्यूटी। बिल्कुल कंपटीशन में ऐसे आएगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे या हिज सही है या देयर सही है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, एस और नॉट इक्वल टू पी, राइट। तो अगर एस और नॉर से जोड़ना है तो आपने यहाँ पे क्या देखा है, किससे जुड़ा, और से जुड़ा है। इसके बाद क्या आया, प्लूरल आया, माने ये सिंगुलर है एस और पी माने प्लूरल, ये सिंगुलर है इंजीनियर और मैकेनिक्स कई सारे हो गए प्लूरल हैं, तो एस और पी इज इक्वल टू पी, एस और पी इज इक्वल टू पी, एस और पी इज इक्वल टू पी, माने सिंगुलर और प्लूरल इज इक्वल टू प्लूरल। तो इसके साथ प्लूरल क्या सही है, हिज गलत हो जाएगा। ईदर द इंजीनियर और द मैकेनिक्स फेल्ड इन देयर ड्यूटी, क्योंकि ये बाद में क्या आया है, प्लूरल आया है, इसलिए हमने तो और नॉर के साथ बाद वाले का प्रोनाउन आता है, ठीक है। अगर उल्टा इसको कर ले, मैकेनिक्स को यहां लिख दे, मैकेनिक्स ईदर द मैकेनिक्स और द इंजीनियर, तब क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, वो भी हम चलेंगे अभी। अब दूसरा केस है, एस सिंगुलर ईदर और नॉर से जुड़ जाए तो, और उसके बाद भी सिंगुलर आ जाए, सिंगुलर को सिंगुलर से ही जोड़ रहे हैं, दो प्रोनाउन है जो सिंगुलर से जुड़ेंगे, सिंगुलर ईदर और या नॉर से, फिर सिंगुलर आएगा तो सिंगुलर ही आएगा। मतलब क्या है, जैसे ईदर राम क्या है, सिंगुलर है, और श्याम क्या है, सिंगुलर है, माने सिंगुलर और सिंगुलर, एस और एस इज इक्वल टू एस, माने सिंगुलर ही आएगा। तो गिव हिज बुक्स आएगा कि देयर बुक्स आएगा, हिज बुक आएगा, क्योंकि एस और एस इज इक्वल टू एस। फिर नीदर से भी वही नियम है, नीदर नॉर वाला, नीदर एक्स नॉर वाई, न तो एक्स ना वाई, तो यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है एक्स, वाई भी सिंगुलर है, तो एस एस नॉर से जुड़ा है, माने एस नॉर एस इज इक्वल टू सिंगुलर, हैज डन हिज ड्यूटी। यहाँ पे हिज सही है ना कि देयर। वेरी सिंपल। आई थिंक यू कैन प्रैक्टिस these types of sentences again and I'll give you some more now. अब चलिए दूसरा क्या है,
आपने देखा होगा सबसे पहले क्या होता है, कभी कभी एक होता है whose और एक होता है which। whose किसके लिए आता है? लिविंग पर्सन्स के लिए। किसके लिए आता है? लिविंग पर्सन्स। और ये थिंग्स के लिए क्या आता है? थिंग्स के लिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसमें आप कैसे एग्जाम्पल्स देंगे? तो चलिए हम कह सकते हैं whose photograph is lying there। हम कह सकते हैं whose photograph is lying there। हम ये भी तो लिख सकते थे which photograph is lying there। no, गलत हो जाए, क्योंकि फोटोग्राफ whose फोटोग्राफ किसी आदमी का लिविंग बीइंग से हम एसोसिएट कर रहे हैं, इसलिए हमने whose लगाया, राइट। उसके बाद है which। हम कह सकते हैं which book do you read। आप कौन सी किताब पढ़ते हैं? किताब क्या है? थिंग है, नॉन लिविंग है, तो उसके साथ हमने which का। लेकिन हम बोले आप किसकी किताब पढ़ रहे हो, तो हम वो आदमी का नाम जानना चाहते हैं, देन इट विल बी whose book do you read। किसकी किताब पढ़ते हो? विलियम शेक्सपियर की पढ़ता हूं। तो इस तरह से आपने समझना है, बहुत ही आसान है। दो हो गए, अब तीसरा क्या है? तीसरे पे हम आ रहे हैं। थर्ड रूल आप समझिए क्या है। एक है ईच अदर और एक होता है वन एनदर। इसमें भी बहुत सारी गलतियां लोग करते हैं, कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ईच अदर इज ऑलवेज यूज इन द सेंस ऑफ ट्रू एंड दिस इज यूज इन द सेंस ऑफ मोर देन टू। मैंने 2+ से ज्यादा कोई चीज है तो वन अनदर आएगा, केवल 2 के सेंस में है तो ईच अदर आएगा। फॉर एग्जाम्पल रोमियो एंड जूलियट लव्ड, क्या आएगा यहां पे बताइए? ईच अदर, क्योंकि 2 है ना, ये आपने यहीं से समझ लेना है कितने हैं। रोमियो एंड जूलियट 2 लोग हैं तो दे लव्ड ईच अदर आएगा। लेकिन कंपटीशन में जानबूझ के कैसे गलत दिया जाएगा? रोमियो एंड जूलियट लव्ड वन अनदर, दैट इज रॉन्ग। यहां आपको ये समझना है। अब वन अनदर वाला केस क्या हो सकता है? देखो, ऑल द स्टूडेंट्स of my class respect one another। समझिए आप? तो जब मैं ऑल स्टूडेंट की बात कर रहा हूं तो कोई 2 नहीं है, 2 से ज्यादा ही है, इसलिए हमने कहा लव वन अनदर। अगर ईच अदर आएगा इसका मतलब कोई 2 है, तो ये सेंस आपने यहां से लिया, फटाक से लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 3 रूल आपको बता दिए गए हैं। चौथे रूल पे आप आ जाइए। एक है अंग्रेजी में जो हम आपको बताते हैं, रूल ऑफ 231 या 231 का रूल क्या है? 231 का नियम क्या है? बड़े ध्यान से समझो, किसी भी कंपटीशन में ये रूल आपकी बहुत मदद करेगा। रूल ऑफ ये 2 क्या है? देखो, पर्सन्स कितने होते हैं पहले बताइए आप। पर्सन्स क्या होते हैं? 3 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन। कभी कभी ये सिचुएशन आती है किसी सेंटेंस में कि सारे पर्सन्स इकट्ठे यूज होते हैं, मतलब ही, शी, इट, ही भी, शी भी, यू भी, ये सब इकट्ठे यूज कर लिए हमने। तो इनका क्रम क्या रहता है, इनकी प्लेसिंग कैसे होगी, ये आपने समझना है। क्या ऐसे लिख ले? दैट इज रॉन्ग। इसलिए इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, he, you and I have a task to do। बहुत
सही सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ पे ही भी आ गया, यू भी आ गया, आई भी आ गया, तीनों पर्सन आ गए, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। तो अगर नॉर्मल सेंटेंस है तो ये नॉर्मल सेंटेंस है, इसमें कोई हम ब्लेम नहीं कर रहे हैं, कोई कॉन्फेस नहीं कर रहे हैं। तो आपने देखा इसमें क्या 231 का, यहाँ पे दो क्या है, दो मतलब सेकंड पर्सन ये है, थर्ड क्या है ये है, फर्स्ट क्या है ये, माने 231 का मतलब पहले यू आएगा। तो इसको सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, यू ही एंड आई हैव ए टास्क टू डू। आई थिंक यू गॉट इट। इसको बोलते हैं 231 का नियम। कभी कभी सेंटेंस में क्या होता है, दो ही प्रोनाउन दे रखे होते हैं, तो आप पहले क्या लगाएंगे, 2 देन 3, माने जो जितना है उसके हिसाब से 231 चलेगा। माना ये और ये दे रखा है, माने सेकंड और फर्स्ट दे रखा है, ये नहीं है तो आप इसको 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 तो लिखेंगे नहीं, फिर 2 1 बनेगा। माना ये नहीं है तो 2 3 बनेगा। लेकिन अगर सेंटेंस नॉर्मल नहीं है, कोई कॉन्फेशन वाला सेंटेंस है, कॉन्फेस जानते हो ना, या किसी को हम ब्लेम कर रहे हैं, कोई क्राइम है, किसी को मतलब हम फंसा रहे हैं, तो ऐसे केस में हम 123 का नियम लगाएंगे। फिर 123 का मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड। जैसे आई यू एंड ही इज टू ब्लेम, माने ब्लेम, ये हमने दोषारोपण किया है, दोषारोपण किया है। दिस इज नॉट ए नॉर्मल सेंटेंस, इसलिए हमने 123 का नियम लगाया। तो आपने क्या समझना है, नॉर्मल सेंटेंस में 231 और एबनॉर्मल सेंटेंस या कॉन्फेशन वाले सेंटेंसेस में 123 का नियम आपको लगाना है। देन 3 हो गए, चौथा चौथे में क्या है, सम और एनी का यूज कहां करेंगे, सम और एनी का यूज। देखो सबसे पहली बात यह है, सम इज ऑलवेज यूज इन पॉजिटिव, एनी इज ऑलवेज यूज इन नेगेटिव एंड क्वेश्चंस इंटरोगेटिव। अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम एनी का यूज करेंगे और सम का यूज पॉजिटिव में करेंगे। लेकिन सम क्या है, क्वेश्चन इसमें भी पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आप इस उम्मीद में हो कि ये पॉजिटिव रिप्लाई मिलेगा तब आप सम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। तो इसके लिए मैं सेंटेंस देता हूं आपको। जैसे मैं कह सकता हूं, आई शैल बाय सम एप्पल्स। इंटरोगेटिव बनाओ, इज देयर एनी एप्पल, इज देयर एनी एप्पल। ये क्या कोई सेब, ये नेगेटिव में बन गया, ये हमने पॉजिटिव में बना दिया, राइट। नेगेटिव में एक और बनेगा, नेगेटिव में नो देयर इज नॉट एनी एप्पल, एनी एप्पल। तो आपने क्या देखा, नेगेटिव और सेंस में और इंटरोगेटिव में एनी आएगा, सम पॉजिटिव में आएगा, ठीक। अब देखिए आप आगे, रिक्वेस्ट के सेंस में भी क्वेश्चन में सम आता है। अगर क्वेश्चन है इंटरोगेटिव विद रिक्वेस्ट, अगर रिक्वेस्ट वाला इंटरोगेटिव है, मतलब ऐसा क्वेश्चन हम बना रहे हैं जिसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तब हम सम का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, विल यू प्लीज, प्लीज, जहां प्लीज आ गया रिक्वेस्ट, गिव मी सम मिल्क। क्वेश्चन किया हमने लेकिन रिक्वेस्ट के साथ किया, तो क्वेश्चन विद रिक्वेस्ट, क्योंकि रिक्वेस्ट करना बड़े प्यार से बोलना है, पॉजिटिव ही आता है, हमेशा पॉजिटिव माना जाता है, इसलिए आपने सम लगाया। नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हमेशा एनी का इस्तेमाल किया जाएगा, दैट्स ऑल। देन अब चलते हैं आगे, 4 रूल बता दिए, 5th रूल पे आ जाइए। 5th है फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। बहुत अच्छा है समझने के लिए, फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। इसको आप कैसे समझेंगे, बिल्कुल सेंस वाली बात है इंग्लिश में,
ये नेगेटिव सेंस में, ये पॉजिटिव सेंस में, ये भी पॉजिटिव सेंस में। ना के बराबर कोई चीजें काउंटेबल नाउन में आएंगे, पहले ये भी ध्यान में रखना है। फ्यू ऑफ यू, द फ्यू ओनली यूज द ऑब्जेक्ट्स दैट यू कैन काउंट, जिन ऑब्जेक्ट को आप काउंट कर सकते हैं उनके साथ इसका इस्तेमाल होगा, इसलिए फ्यू नेगेटिव सेंस में आएगा। अब आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, देखिए फ्यू का मतलब बताया मैंने, नॉट मैनी, नॉट मैनी, ऐसा आप समझ लो। फ्यू का मतलब नॉट मैनी, इसका मतलब सम बट नॉट मैनी, और इसका मतलब whatever there is, whatever there is, ऐसे आपने समझना है। देखो द लगाने से सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो नेगेटिव सेंस में आएगा बिल्कुल नॉट मैनी, अनकाउंटेड, मतलब जो बेकार है, गिनती करना ही बेकार है, ना के बराबर है। इसमें सम बट है, थोड़ा है, लेकिन ज्यादा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा है। अरे भाई मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, 10 रुपए दे दो, अरे यार 10 तो नहीं है लेकिन 2 रुपए ले लो, तो कुछ तो है। तो ऐसे सेंस में हम ए फ्यू लगाएंगे, द फ्यू थोड़े बहुत जो कुछ। अब सेंस ऐसे बदलेंगे, मान लिया जाए फ्यू आपने इस्तेमाल करना है, तो कैसे करेंगे, हम कहें फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स, बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जिनमें कमियां नहीं होती है। कमियां सब में होती है, कहने का मतलब बहुत ना के बराबर ऐसे लोग हैं, इसलिए हमने फ्यू लिखा है। अगर हम यहाँ पे ए फ्यू लिखते तो गलत हो जाता, क्योंकि सेंटेंस का सेंस क्या कहता है। अंग्रेजी में मैं बार बार रिपीट करके बोलता हूँ, आपको हर जगह सेंस समझना है। अगर सेंस समझ गए हो तो कोई टेंशन नहीं होगी, आपको टेंस रहोगे नहीं आप अगर सेंस समझ गए, और अंग्रेजी के टेंस भी अच्छी तरह से समझ जाओगे। अब है सम बट नॉट, ए फ्यू, तो ए फ्यू पे कौन सा सेंटेंस आप बना सकते हैं, देखिए ए फ्यू बॉयज वर प्रेजेंट इन द क्लास। कहने का मतलब यह है बच्चे कम तो थे, ज्यादा तो नहीं थे, लेकिन थे, कुछ बच्चे थे क्लास में, तो पॉजिटिव सेंस में है। और व्हाटएवर जो कुछ थे, व्हाटएवर ऑल थोड़े थे लेकिन सारे। कभी कभी हम इस सेंस में बोलते हैं यार थोड़े बहुत जो भी थे वो भी भाग गए, वो भी चले गए, थोड़ा बहुत जो कुछ पैसा मेरे पास था वो मैंने खर्च कर लिया, थोड़ा बहुत जो कुछ। इस सेंस में जैसे ही आप कोई बात करते हो तो आप एकदम द फ्यू लगा दो। आई हैव स्पेंट, हम कह सकते हैं आई हैव स्पेंट द फ्यू रुपीज आई हैड, मेरे पास जो कुछ थोड़ा बहुत बचा था वो मैंने खर्च कर लिए। तो इस तरह से आप समझिए। रूल नंबर 5, आई थिंक यू गॉट इट। अब चलिए रूल नंबर 5 में भी वही रूल है, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। फर्क ये है, पिछले वाला जैसे रूल था वैसे ये भी है, इसमें केवल इतना डिफरेंस है, ये अनकाउंटेबल के साथ यूज होगा। पानी को हम गिन नहीं सकते, पेट्रोल को गिन नहीं सकते, आटे को गिन नहीं सकते, तो माना ऐसी कोई क्वांटिटी आपने बतानी है, यहाँ पे क्वांटिटी बताएंगे उसमें नंबर बताते थे, तो ये क्या है, ऐसे इसका यूज होगा। तो इसलिए नेगेटिव सेंस, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। यू गॉट इट, ओके। इसका मतलब मैंने बता दिया था, लिटिल का मतलब हार्डली एनी, मुश्किल से कोई। इसका मतलब होगा सम दो नॉट मच, है लेकिन ज्यादा तो नहीं है लेकिन है, तो वो आएगा लिटिल। इसमें कहना नॉट मच बट ऑल देयर इज, ज्यादा नहीं लेकिन जो कुछ है सब कुछ। जैसे थोड़ा बहुत पानी जो गिलास पे था वो गया, वो गिर गया, चलो पहले से चलते, लिटिल, देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज सक्सेस। या चलो एक दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग।
क्या ये सही है? आपने देखा होगा ऐसे लोग बोलते हैं, लेकिन इसके आगे ए लगाना बिल्कुल सही रहेगा। ए लिटिल नॉलेज के मामले में, ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, राइट? ए लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। लिटिल का मतलब बिल्कुल ना के बराबर है ही नहीं, जब नहीं है तो नहीं है। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं थोड़ा बहुत आता है लेकिन कम ज्ञान, वो बहुत खतरनाक होता है। नीम हकीम खतरे हजार। अब मुझे तो कुछ डॉक्टरी आती नहीं है तो मैं एक दवाई भी दे सकता, लेकिन थोड़ा बहुत किसी ने इंजेक्शन लगाना सीख लिया, सुन के 2-4 दवाइयां पकड़ ली किसी से, तो ऐसे लोग खतरनाक हो सकते हैं। तो ये है। अब है ए लिटिल, इसमें तो ए थोड़ा सा हमने यहां ए करना था, इसके आगे कोई बात नहीं, इसके आगे लिखो लिटिल, देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज सक्सेस, देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज सक्सेस, उसकी सक्सेस की उम्मीद ना के बराबर है। क्वांटिटी में भी इसका यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे अब एक कप है आपके पास या ग्लास है, इस पे पानी बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है, ये कोई पानी तो नहीं है ना इस पे, हम बोल सकते हैं देयर इज लिटिल वाटर, देयर इज लिटिल वाटर इन द कप। अब उसी तरह से यहां पे अगर एक ग्लास है, थोड़ा सा इतना पानी है, तो हम बोलेंगे ए लिटिल, इसमें थोड़ा बहुत है। अब इस पे ये थोड़ा बहुत पानी है, इतना तो है, लेकिन ये भी आपका गिर गया, पूरा यहाँ फैल गया, तो हम बोलेंगे ए लिटिल। The little water in the glass has spilled over. The little water in the glass has spilled over. I think you are getting all these concepts well for the examination. Now you can take a Photoshop if you need. अब 6th रूल क्या है? 5 रूल हमने कंप्लीट कर दिए। 6th रूल आता है आपका लेस और फ्यू, लेस एंड फ्यूअर। तो लेस किसके लिए? ये भी कंपैरेटिव में है, ये भी कंपैरेटिव में। लेस क्वांटिटी के लिए आएगा और फ्यूअर नंबर के लिए आएगा। नंबर बहुत आसान है, लेस फ्यूअर। नो, अगर मैं कहूं नो लेस देन 50 persons were killed. Am I right? No, ये नंबर पर्सन्स है, काउंटेबल है, नंबर है, तो यहां पे नो लेस नहीं आएगा, हम बोलेंगे नो फ्यूअर देन। नाउ आई थिंक यू गॉट इट। तो लेस देन का क्या लिखोगे? लेस के बाद कोई सेंटेंस आप बना सकते हैं जिसमें क्वांटिटी हो। आई हैव वाटर in the glass less than you have। तो यहां पे क्वांटिटी है इसलिए मैंने लेस का यूज कर दिया। तो ये है हमारा 6th रूल। नाउ वी कम ओवर टू अनदर रूल, रूल नंबर 7। सुपर 10 पूरा करना है हमें। 7 पे आ जाइए आप। एज वेल एज, ये भयंकर बीमारी है। as well as, as well as का मतलब क्या समझते हैं लोग, मैं आपको बता दूं, जो आप भी समझ रहे होंगे शायद। तो as well as का मतलब लोग and समझते हैं, लेकिन याद रखना as well as is not a synonym of and. As well as never means and. तो जब आपको ये हमने बता दिया कि एज वेल एज का मतलब एंड होता नहीं है, तो आपके दिमाग में कुछ एक नई तस्वीर पैदा होगी। अगर आपको सही से बताया जाए तो इसका मतलब कुछ और होता है, लेकिन वो मैं इसके बाद बताऊंगा। पहले आप ये समझो कि इसके बाद कैसे वर्ब का इस्तेमाल होता है। याद रखिए, हम आपको बताएंगे इसका। जैसे मैं कहूं राम एज वेल एज his teachers are, यहाँ पे is coming।
जो फॉर्म आपकी कंपटीशन में पूछी जाएगी वही मैंने यहाँ पे लिखी है। राम एज वेल एज हिज टीचर्स आर ऑब्लिक इज कमिंग। तो आप देखिए इसमें क्या है, राम और उसके टीचर्स आर कमिंग। अब मैंने और कहा यहाँ पे, और अभी मैंने आपको बताया एंड इसका मतलब नहीं होता है, लेकिन वो भी अभी बता रहा हूं मैं आपको। देखिए क्या है, सबसे पहले तो हमने इसके बाद कौन सा वर्ब यूज करना है, आर या इज। तो मैं आपको बताऊंगा इसमें इज यूज होगा। क्यों होगा, एज वेल एज से अगर कोई सेंटेंस या एज वेल एज किसी सेंटेंस में आता है तो उससे पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है या पहले वाला सब्जेक्ट या प्रोनाउन हो उसके हिसाब से वर्ब आता है। एज वेल एज में पहले वाले के हिसाब से, तो एज वेल एज इसमें पहला क्या है, राम है। राम क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया। अगर ये टीचर्स यहां होता थोड़ी देर के लिए, टीचर्स एज वेल एज राम, हिज टीचर्स एज वेल एज राम, तब हम क्या बोलते हैं, आर, क्योंकि टीचर्स पहले आ गया। तो जो पहले वही वर्ब, एज वेल एज में जो पहले आएगा वही वर्ब होता है। ये क्लियर हुआ, दैट्स ऑल। अब थोड़ा सा एक आइडिया एज वेल एज के बारे में जो मैं देना चाहता था वो क्या है, वो देखिए। ये पॉइंट नंबर 8 में बताता हूं। जो एज वेल एज का एडवांस मीनिंग है वो क्या है, वो है नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो। आपने नाम भी सुना होगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो जो नॉट ओनली और बट ऑल्सो को भरने वाली चीज है वो हमारी एज वेल एज में आती है, राइट। जैसे मैं कहूं स्वीडिश इज स्पोकन इन स्वीडन as well as in France। ये मैंने एक सेंटेंस बनाया, क्या ये सही है सेंटेंस? एकदम गलत, आपको इसमें गलती मिलेगी नहीं, क्योंकि हमें इस सेंटेंस में क्या बनाना चाहिए था, हमें बनाना चाहिए था, देखो इसमें क्या होता है, अगर मैं कहूं x as well as y, x as well as y, तो हम दूसरे वाले से उठाते हैं सेंटेंस को। तो नॉट ओनली y बट ऑल्सो x, यहां वाला लेंगे, नॉट ओनली y बट ऑल्सो x, माने x को एम्फसाइज ज्यादा करना है हमें, पहले वाले को। तो इसका मतलब यह है नॉट ओनली फ्रांस, नॉट ओनली इन फ्रांस बट ऑल्सो इन, या स्वीडिश इज स्पोकन नॉट ओनली इन फ्रांस बट ऑल्सो इन स्वीडन। तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा ऐसा लिखना। तो ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट था जो हमने एज वेल एज का आपको दिया। आगे इसका फिर क्या होगा, ये कौन सा था, 8वां बता दिया था, 9th पे आ जाओ। अब थोड़ा सा 8वें में एक चीज बताता हूं मैं, इसका यूसेज कैसे होता है, थोड़ा सा आपको और लगेगा, बट नेटिव स्पीकर्स will think you are correct, but in India and maybe in other countries where English is not taught so smartly, will find that people may say it's wrong, but it's not wrong. आगे देखिए क्या है, running is healthy, running is healthy as well as क्या होगा, making you feel good, मेकिंग यू फील गुड। थोड़ा सा और लग रहा होगा आपको, लेकिन जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं वो ये सही मानते हैं। यहाँ कई लोग इसको बोलेंगे गलत है, लेकिन गलत नहीं होता, 100% सही। रनिंग इज हेल्दी एज वेल एज मेकिंग। आपको एक पॉइंट और बताता हूँ, एज वेल एज के बाद जब इस सेंस के सेंटेंस आते हैं वहां इंग फॉर्म आती है, जेरेंड आता है। एज वेल एज के बाद कौन सी फॉर्म आती है, इंग फॉर्म वाला, वर्ब में इंग फॉर्म लगाइए आप, तो ये आपका 100% करेक्ट। ही ब्रोक द विंडो, मैं लिख सकता हूं ही ब्रोक द विंडो एज वेल एज destroying the wall।
देखो थोड़ा बहुत गजब की चीजें आपको गलत लगेगा। ही ब्रोक द विंडो एज वेल एज, आप बोलेंगे तो डिस्ट्रॉयड आना चाहिए। रूल ऑफ पैरेललिज्म का एक इंग्लिश में है जो अभी बाद में आपको बताया जाएगा पैरेललिज्म का रूल क्या है, लेकिन यहाँ पे उस रूल के हिसाब से हमें नहीं चलना है। ही ब्रोक द विंडो एज वेल एज डिस्ट्रॉइंग द वॉल, क्योंकि एज वेल एज आ गया तो डिस्ट्रॉय द वॉल को डिस्ट्रॉइंग द वॉल कर दो। बहुत एडवांस लेवल पे इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, सीजीएल में भी पूछे जाते हैं। तो आप इसको समझो, एज वेल एज के बाद इंग फॉर्म लगाओगे अगर सेंटेंस में इस तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर एक सेंटेंस में ऐसे बनाता हूं, शी ड्रॉज, सी डिजाइन्स लिखो, सी डिजाइन्स एज वेल एज पेंट्स। देखो यहां पे डिजाइन्स पेंट्स एकदम पैरेललिज्म पे आ गया, जैसे डिजाइन्स वैसे पेंटिंग नहीं लिखा मैंने। तो इसका मतलब क्या है, एज वेल एज वाला मीनिंग नहीं लगेगा, जैसे मैंने नॉट ओनली वाला बताया था आपको, वो नहीं लगेगा। इसका मतलब ये है ही शी इज as good as in paints as in design। वो उतना ही, जितना बढ़िया डिजाइन करता है उतना बढ़िया पेंट भी करता है। मीनिंग इज एब्सोल्युटली चेंज्ड। तो इस प्रकार से आपने देखा रूल नंबर 8 फिनिशेस। चलिए, तो इस प्रकार से ये रूल आपकी समझ में आ गए होंगे। तो सुपर 10 सीरीज में आज मैंने 8 रूल आपको बताए हैं। ये 8 रूल्स आपको एक बार फिर से घर में रिवाइज करने हैं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम you can write to me in the comment box. Maybe there is any confusion, you can get it cleared by sending me some comments. It's okay. And those who have not yet subscribed my channel, they are requested to subscribe to this channel. I am here for your help. Thank you. Goodbye.